हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? बोलो। बढ़िया हो? क्या बढ़िया क्या हो, क्या कर लिया तुमने ऐसा? अब सुनो, कल हमने क्या स्टार्ट किया था? बोरिंग कॉस्ट, जिसको आज हम क्या कर देंगे, खत्म। लास्ट क्लास में हमने बोरिंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था। फटाफट से एक ब्रीफ रिवीजन की बात करो कि पहले हमने देखा था बोरिंग कॉस्ट का मतलब। बोरिंग कॉस्ट का मतलब एज कौन सा है? 16। कि इसमें क्या क्या था, फटाफट से बताओ। सबसे पहले इंटरेस्ट, और उसके अलावा इंसिडेंटल कॉस्ट जो बोरिंग के रिलेशन में होती है, उसमें क्या क्या था? कमिटमेंट चार्जेस था, उसके बाद में डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू बोरिंग था, अमोर्टाइजेशन इसका, और अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट भी था। और उसके बाद फॉरेन फाइनेंस लीज के अंदर जो आएगा, जो हमने पढ़ा ही नहीं था, इंटरेस्ट AS 19 के बाद आएगा। और उसके बाद में एक्सचेंज डिफरेंस का था, उसका हमने क्या किया था, क्वेश्चन भी। तो ये तो इसका मतलब था बोरिंग कॉस्ट का। अब बोरिंग कॉस्ट के मतलब के बाद में हमने क्या बोला था, बोलो। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लगेगा तो क्या होगा, कैपिटलाइज। और अदर एसेट्स के लिए या एक्सपेंसेस के लिए बोरिंग की है तो क्या होगा, P&L में जाएगा। पक्का? अब कैपिटलाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कमेंस कब करना है, जब तीन शर्तें पूरी हो जाए। बोरिंग कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर लगना स्टार्ट हो जाए, और एक्टिविटीज क्या हो, इन प्रोग्रेस। ये तीनों एक साथ पूरी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। याद है क्या? उसके बाद में सस्पेंशन हो जाएगा जब एक्टिव डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इंटरप्ट। और उसके बाद में सेसेशन मतलब कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा, बोलो। जब असेट सब्सटेंशियली क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और अगर पार्ट्स में कंप्लीट होती है और हर पार्ट अलग अलग यूज हो सकता है, तो जो पार्ट कंप्लीट हो गए उसका कैपिटलाइजेशन तो बंद हो जाएगा और बाकियों का कंटिन्यू रहेगा। याद है? अब इससे रिलेटेड ही कुछ एक दो क्वेश्चन और करने हैं हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेसिस पे। स्टडी मटेरियल पर आओ प्यारे प्यारे बच्चों। पहले तो MCQ 1 करो। एज पर AS 16 ऑल फॉलोइंग्स आर क्वालिफाइंग एसेट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, कौन सी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है या नहीं है? इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद असेट्स दोज आर रेडी फॉर सेल, जो सेल के लिए क्या है, रेडी है, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वो क्या नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और नन ऑफ द अबव, तो कौन सा इसका आंसर होगा, C हो जाएगा। पक्का? क्योंकि इसमें 1 साल से ज्यादा लगेगा, सब्सटेंशियल लगेगा, और इसमें तो खुद ही लिख दिया सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। सर ये तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज भी क्या हो सकती है, क्वालिफाइंग एसेट। ऐसी कोई मना ही नहीं है। उसमें लिखा था ना फॉर इंटेंडेड यूज और सेल, तो सेल के लिए है तो भी हो सकता है, और रेडी फॉर यूज है तब क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। पक्का? सेकंड थर्ड एक बार छोड़ो, फोर्थ भी छोड़ो, फिफ्थ पर आओ। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कमेंसमेंट हमें कब स्टार्ट करना है, हमें क्वालिफाइंग एसेट का कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करना है। तो एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरिंग्स। की डेट्स, 15 मई को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स टू बी इनकर्ड। कौन सी शर्त पूरी होगी, बोरिंग कॉस्ट लगनी। तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, बोरिंग कॉस्ट। 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंसेस, मतलब एक्टिविटीज भी स्टार्ट होगी 2 जून को। और तीसरी शर्त कब पूरी हुई, एक्सपेंडिचर कब स्टार्ट किया, 19 जून को। और फिजिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, तो फिजिकल कंस्ट्रक्शन से मतलब है हमें या 2 जून से, मतलब अगर मैं पूछूं एक्टिविटीज कब स्टार्ट हुई, तो 2 जून से या 18 जुलाई से। एक्टिविटीज तो 2 से ही स्टार्ट हो गई। 18 को तो मैंने तुम्हें बोला फिजिकल कंस्ट्रक्शन होना जरूरी नहीं है, जब आप टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे तब भी। तो बताओ तीनों शर्तें कब से पूरी होगी, 19 जून से। कैसे 19 जून से, एक बार बताना। बोरिंग कॉस्ट कब से लगना स्टार्ट होगी, 15 मई से, पहली शर्त पूरी होगी। एक्टिविटीज कब से स्टार्ट होगी, 2 जून से, और ये सेकंड कंडीशन पूरी होगी। थर्ड क्या थी, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, वो कब से पूरा हो गया, 19 जून से। तो तीनों शर्तें कब पूरी हुई है, 19 जून को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, B। पक्का?
श्योर? अब हम बात करते हैं आगे। पक्का? कल हमने क्या बात कर ली थी कल के? अच्छा ठीक है, अब स्पेशल और जनरल बोरिंग की बात नहीं हुई थी ना लास्ट क्लास में, वो बात करनी है। अब दो तरह की बोरिंग्स होती है बच्चों, एक स्पेशल बोरिंग जिसको हम स्पेसिफिक बोरिंग भी बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है? जनरल बोरिंग। पहले तो इसका क्या समझेंगे मतलब। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही किया है। जो किसके लिए किया है? पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए। जैसे कि मैं बना रहा हूं पावर प्लांट अपना, क्या बना रहा हूं बच्चे मैं अपना? पावर प्लांट, और इसी के लिए ही मैंने क्या किया? बोरो किया। मैंने पावर प्लांट बनाना है और उसी पावर प्लांट के लिए ही बैंक से बोला है कि बैंक आपका पैसा सिर्फ किस में यूज होगा? इसी पावर प्लांट में। इसके अलावा मैं इस पैसे को कहीं भी यूज नहीं करूंगा। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक बोरिंग। किसको स्पेसिफिक बोरिंग बोलेंगे? कि ये बोरिंग इसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए लगी है। और जनरल बोरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने डिबेंचर्स रेज कर लिया या कुछ भी कर लिया, अब उस पैसे से मैं क्वालिफाइंग एसेट 1 में भी यूज कर सकता हूं, क्वालिफाइंग एसेट 2 में भी, और हो सकता है कि क्वालिफाइंग एसेट ना भी हो उसमें भी यूज कर रहा हूं। पक्का डिबेंचर रेज कर लिए, कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, उसी से क्या चला जाता है? पावर प्लांट के लिए भी यूज हो जाता है, उसी से किसके लिए यूज हो जाता है? दूसरी जगह मेरा शॉपिंग मॉल बन रहा है, वो भी क्वालिफाइंग एसेट है, उसके लिए भी यूज हो जाता है। और तीसरी तरफ मेरा क्या है? कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो क्या है 1 साल से कम में ही पूरा हो जाएगा, उसमें भी वो यूज हो जाता है। उसका बेचारे का क्या है? कोई माई बाप नहीं है, वो जहां जाए वहां जा सकता है। सैलरी पे करने में भी उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? जनरल बोरिंग। जनरल का मतलब पता ही नहीं कहां जा रहा है पैसा, पैसा ओवरऑल बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। बोलो बच्चों। तो जब स्पेसिफिक बोरिंग्स और जनरल बोरिंग दोनों ही हो, तब कैपिटलाइजेशन कैसे करना है वो मुझे आपको समझाना है। पक्का? उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे इंस्टीट्यूट का, उसी से आपको क्या आएगी बच्चे? क्लैरिटी। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन। एक्स लिमिटेड ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया किसका? नई बिल्डिंग का ऑन 1 जनवरी 2001। इट ऑब्टेन ₹1 लाख स्पेशल लोन। इसने क्या किया? स्पेशल लोन लिया। स्पेशल का मतलब क्या है? स्पेशल का मतलब ये इस लोन किस में यूज होगा? इसी बिल्डिंग में ही स्टार्ट यूज होगा। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कितनी रेट पर लिया? 10%। तो ये तो स्पेसिफिक बोरिंग है। जनरल। अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक बोरिंग्स। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जनरल। 2 है वो भी, कोई और कोई और कोई और कोई और। एक 5 लाख है 11% पे, एक 9 लाख है 13% पे। तो 2 इसकी क्या है? ऐसी बोरिंग है। ये बोरिंग बिल्डिंग में यूज होगी या कहीं भी होगी? ये बोरिंग्स जहां चाहे कंपनी यूज कर रही है, खाली बिल्डिंग में यूज नहीं कर रही है। हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर रही है, हो सकता है कंपनी के जनरल कामों में यूज हो रही है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी। द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोस। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर ये थे। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर। बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी? 31 दिसंबर को। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी को। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी को। और कब खत्म हो गया? 31 दिसंबर को। तो 1 साल लग गया पूरा। तो क्वालिफाइंग एसेट है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स प्रेस्क्राइब्ड इन AS 16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड पास 1 जनरल एंट्री। कितनी जनरल एंट्री करनी है? सिर्फ एक। फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट रेड द क्वेश्चन। पक्का? अब आप मेरे को ये बताओ कि कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे अगर एसेट के एक्सपेंडिचर कब लगे हैं? बीच में लगे हैं। 10% रेट से मान लो कैपिटलाइजेशन करना है, और खर्चे यहाँ हुए, और कितने रुपए का खर्चा हुआ? 10 लाख का। तो 10 लाख का 10% कितने महीनों के लिए लोगे? 6 महीनों के लिए।
साल भर का थोड़ी कैपिटलाइज कर दोगे जब असेट का एक्सपेंडिचर ही यहाँ स्टार्ट हुआ है। बोल बट्टे, नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या नालायक, 6 महीनों का ही करोगे? अब 5 लाख कहाँ हुए? यहाँ हुए। तो 5 लाख पर कितने टाइम का करोगे? 3 महीने का। ऐसे थोड़ी है शुरू से लेके लास्ट तक कैपिटलाइज कर दोगे। कोई एक्सपेंस यहाँ हो रहा है, कोई एक्सपेंस यहाँ हो रहा है, तो क्या होगा? उसको टाइम वेट तो दोगे ना। अगर 10% की बोरिंग आपने कर रखी है तो इसका इतने पीरियड का कैपिटलाइज होगा, इसका इतने पीरियड का होगा। नहीं समझ रहे हो क्या? बोलो बच्चे। और असेट पर खर्चे ऐसे लगते भी नहीं है। कल तो हम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे थे कि 10 लाख रुपए की बोरिंग करी और सीधा टिका दिया किसमें? 4 एसेट्स में। उसमें से एक क्या थी? क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग नहीं थी तो इन तीनों का कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन है कि एसेट पर खर्चे कैसे लग रहे हैं। धीरे 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 ऐसे ही है। आज मैं प्लांट बनाऊंगा तो थोड़ा सा खर्चा आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, ऐसे होगा ना एक्सपेंस? या एक दिन में ही हो जाएगा सारा? धीरे धीरे होगा। तो अब ये डे वाइज तो देगा नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इसने मंथ वाइज दिया हुआ है क्योंकि डे वाइज में कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। तो कुछ खर्चा जैन में हुआ, कुछ अप्रैल में हुआ, कुछ जुलाई में हुआ, कुछ कब हुआ? दिसंबर में। गॉट इट? पक्का? अब सुन बच्चे मेरी बात को। मान लो 10% है एक बार रेट। वो क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। मान लो रेट कितनी है? 10% पर एनम कैपिटलाइज करना है। पहला खर्चा 1 लाख का यहाँ हुआ, दूसरा खर्चा 1 लाख का यहाँ हुआ, तीसरा खर्चा 1 लाख का यहाँ हुआ। डेट भी बताओ। लो ये डेट क्या है? 1/4। ये डेट कौन सी है? 1/7। ये डेट कौन सी है? 1/10। ये कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च। तो 1 लाख का कितना परसेंट? इंटू 12/12। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ पता नहीं इसलिए। फिर दूसरे तीसरे का 3/12। 1/10 को हुआ है क्या? 6/12 कब होता? जब ये 1/10 को होता। तो सर 1/10 को ही तो हुआ है। नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ चेंज। जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। क्या कर देता हूँ इसको? 1/1। ठीक है, तू सही करेगा मेरे को। 1/1 को हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया? 3/12। अब बताओ बच्चों, क्या कॉमन आएगा हर बार? ये हमेशा ही कॉमन आएगा। तो ये पहले क्या कर लेगा? इतना इतना सॉल्व कर लेता है और उसके बाद में क्या करता है? रेट अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में क्या कर देता है? रेट अप्लाई। देखो खर्चे कब कब हुए? जैन अप्रैल। तो जैन वाले कब हुए? पहले ही दिन 12/12। इसमें कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि ईयर एंड कब है। लेकिन जब इस तरह की डेट्स दे रखी है कि असेट का स्टार्ट कब हुआ 1 जैन को, ईयर एंड कब है, कंस्ट्रक्शन पूरा कब हो गया 31/12 को, तो क्या मान लेते? मतलब जो भी है ये 1/1 से लेकर कर रहा है सॉल्व। तो ये कितने महीने हो गए? 12 महीने। पक्का समझ गए क्या? जैन वाले पर कितना वेट दे दिया? पूरे 12 मंथ्स का। अप्रैल वाले पर 9 का, फिर ये 6 का और फिर 6 का। ये तो टाइम वेट दिया है ना इस पर। अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। जुलाई से कितने होते हैं? 6 मंथ्स। और यहाँ पर कितना होता है? 1 महीना। एक बात और कि इसमें कहीं पर ये क्लियर नहीं किया गया कि खर्चे कब हुए हैं। जनवरी 1 को हुए हैं, जनवरी 31 को हुए हैं। मंथ बिगिनिंग में या एंड में? बिगिनिंग में मानेंगे, ठीक है। क्या बिगिनिंग में मानेंगे? नहीं तो जैन के एंड में होता तो 11/12 होता, मिडिल में होता तो 11.5। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग। तो 625 पर मुझे क्या लगानी है? रेट। 22,500 पर मुझे क्या लगानी है? रेट। समझ रहे हैं क्या बप्पू? ओए बोपे, 622,500 पर मुझे क्या लगानी है? रेट। 622,500 पर मुझे रेट लगानी है। पक्का समझ गए क्या? अब रेट मैंने तो अपने एग्जांपल में 10% या जॉब फिक्स कर दी थी। इसमें रेट ही बेचारे सवाल में 3 है। कितनी सारी रेट है बताओ? एक तो स्पेसिफिक वाली 10 और 2 कौन सी है? जनरल वाली। अब आप पहले तो जनरल बोरिंग की क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज रेट। स्टेप 1 क्या करोगे आप?
ये एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस कर लोगे, इसकी हेडिंग क्या डालोगे, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। फिर जनरल बोरिंग की एक रेट बना लो, वो कैसे बनेगी, टोटल इंटरेस्ट कितना गया और टोटल लोन कितने का। तो 5 लाख का टोटल इंटरेस्ट कितना है 55,000 और 9 लाख का 13%, तो टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन, ये क्या आ गई, वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे बच्चों, 2 मिनट बीच में डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, कोई बात नहीं। वेटेड एवरेज रेट निकाल लोगे पक्का। जनरल बोरिंग की क्या निकालनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज रेट। तो स्टेप 1 में क्या करोगे आप, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकालोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे, जनरल बोरिंग की वेटेड एवरेज रेट। अब बताओ कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगानी है, 622 500 पे, 622 500 पे लगानी है। 522 क्यों है, हाँ वो ठीक है, मतलब लगानी तो 622 पर है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है 622 500। अब मेरे पास 2 बोरिंग्स है, एक स्पेसिफिक बोरिंग जो मैं श्योर हूं कि किस में लगी है, इसी में, एक तो स्पेसिफिक बोरिंग, और दूसरी जनरल बोरिंग्स है, वो इधर भी लगी है उधर भी लगी है। तो पहले किसको लगाऊं, 622 500 में पहले किसको लगाऊं, स्पेसिफिक को या जनरल को, स्पेसिफिक को लगाऊंगा ना। 622 500 में से मैं पहले ये मानूंगा कि 1 लाख तो कहां से आया है, स्पेसिफिक बोरिंग से, जिसकी रेट कितनी थी 10%। 1 लाख तो कहां से आया है, स्पेसिफिक बोरिंग से, जिसकी रेट कितनी थी 10%। बचा कितना बच्चों पीछे, 522 500, उस पर क्या लगा दोगे, जनरल बोरिंग, पक्का। तो इतना इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटलाइज। अभी एंट्री में बताता हूं, पहले आप मुझे स्टेप बताओ क्या करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, सब कुछ स्पेसिफिक बोरिंग भी दे रखी है आपको और जनरल भी दे रखी है, बोलो, और जनरल भी बोरिंग 2 है। इसके अलावा असेट के एक्सपेंडिचर क्या है, पहले ही दिन है या अलग अलग डेट्स पर है। तो स्टेप 1 क्या करोगे, असेट के एक्सपेंडिचर को क्या कर लोगे, एवरेज आउट कर लोगे। एवरेज आउट का मतलब साल के पहले दिन लगे, मतलब इनटू, तो एक्सपेंडिचर इनटू मंथ्स बाय 12, जितने भी खर्चे हैं ये आ जाएगा, बोलो ना बच्चों। स्टेप 2 में क्या करोगे, वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगी, टोटल इंटरेस्ट सभी बोरिंग्स का, सभी बोरिंग्स का मतलब जनरल बोरिंग का, किसका, सिर्फ जनरल बोरिंग्स का, डिवाइड बाय टोटल लोन इनटू 100। समझ गए। स्टेप 3 में क्या करेगा बच्चों, बोल बच्चे, ये मान लो कितना है ए, तो ये ए पहले किस में से आएगा, जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग से, स्पेसिफिक बोरिंग इनटू रेट बाय 100, और उसके बाद में ए माइनस स्पेसिफिक बोरिंग। अब मान लो ये होता 10 लाख और एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, ये तो 10 लाख होता, स्पेसिफिक बोरिंग कितनी होती 12 लाख, तब सारा ही किससे होता, स्पेसिफिक से ही होता। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, फिर आपने ज्यादा बोरो किया ही क्यों फालतू, पक्का बोलो, जनरल बोरिंग की आवश्यकता ही क्या है फिर। तो उसके बाद क्या होगा, तो ए माइनस स्पेसिफिक बोरिंग्स इनटू वेटेड एवरेज रेट बाय 100, पक्का समझ गए। अब ये जो अमाउंट आएगी वो तो क्या करने वाली है आगे, कि इतना इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटलाइज। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है आपको बताओ, 74,189, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। तो अब बताओ इन खर्चों की एंट्री क्या होगी, पहले ये बताओ। असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, असेट टू बैंक, इनकी एंट्री अब हुई है या पहले ही हो चुकी है। ये तो जब जैन में एक्सपेंस हुए तभी होगी, अप्रैल में एक्सपेंस हुए तभी होगी, ये तो जब जब एक्सपेंस हुए तब तब हो रही थी ना। अरे बोलो बच्चों। और ये इंटरेस्ट का हम अब कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 सिंगल एंट्री करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 1 एंट्री,
एक ही एंट्री करो, किसके लिए? कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए भी और बोरिंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के लिए भी। तो सिंगल एंट्री करनी है तो पहले सारे एसेट के खर्चे जोड़ लिए। यहां भी एवरेज आउट करके नहीं आएंगे 12/12, यहां तो क्या आएंगे? पूरे पूरे आएंगे। यहां पूरे पूरे आएंगे, कोई 622 500 मत कर देना। यहाँ एसेट टू बैंक प्लस क्या है, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये निकाल लिया और उसकी क्या डाल दी इसने, सिंगल एंट्री। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सिंगल एंट्री करो, डेट ये डाल है, अब मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये कह रहा है वन एंट्री करो, नहीं तो वो एंट्रीज तो कब हो चुकी है, ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर हो ही चुकी है ना वो वाली एंट्रीज। अब वो कह रहा है वन एंट्री करो तो वन एंट्री करो। अब बताओ मेरे को, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, पीएनएल में कितना जाएगा बोरिंग कॉस्ट? पीएनएल में, पीएनएल में कितना इंटरेस्ट जाएगा? टोटल इंटरेस्ट कितना लगा अपना? 172,000 तो ये लगा, प्लस जनरल वाला भी था, कितना? 10,000। तो कंपनी की टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 1,82,000। उसमें से कंपनी ने कैपिटलाइज कितना कर दिया? 74,189। तो बाकी इंटरेस्ट अभी भी कहां जाएगा? पीएनएल। पक्का कर लेंगे ये क्वेश्चन? बोलो बच्चों बोलो। इलिस्ट्रेशन 1 हो गया अपना। 2 हो गया। अच्छा एक बात सुन लो, इसमें तो दिया नहीं है, अगर वेटेड एवरेज रेट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? मेरा पहला बोरिंग है 1 लाख का, किस रेट से? 10% पर एनम है ये, ठीक है, पर एनम है। दूसरा बोरिंग कितना है? 2 लाख का, 12% पर एनम, ठीक। कैसे निकालोगे? 1 लाख का इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000। 2 लाख का कितना आएगा? 24,000। 34,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, कितना आएगा? सर क्या बकवास करी आपने, ये तो पता ही था हमें, ये तो पता ही था, आप कह रहे हो इसमें दिया ही नहीं है। शांति रख बेटे, बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार, और कॉपी पेस्ट। ईयर बच्चों मेरा कौन सा है? बोलो। 14 से 31 मार्च। बट ये वाली बोरिंग तो 14 से ही है, ये वाली बोरिंग कब से है? 17 से है। तब वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों बताओ। दूसरे वाला इंटरेस्ट कितना लगेगा मेरा? 2 लाख का 12% लगेगा क्या पूरा? कितने महीने का लगेगा? 9 महीने। कितना आएगा? बोलो। 18,000 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो ऊपर कितना आ जाएगा? और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस 2 लैक्स इंटू 9/12 हो गए। इंटरेस्ट अगर ऊपर कितने महीनों का है? 9 महीने का है, तो रिलेटेड बोरिंग्स भी तो 9 महीने रही बिजनेस में, इंटू 100 आ जाएगा जो आना है। बट ऐसे लोग हैं। तो इफ सम ऑफ द वन ऑफ द जनरल बोरिंग इज 1 या मोर देन 1, अगर कब है? बीच में है, तो ये अगर इंटरेस्ट इधर कितने टाइम का है? 9 मंथ्स का है, तो क्या होगा? ये भी 9 मंथ्स का लेना। इसका बेटर वे आउट क्या है तरीका? इधर 2 लाख इंटू 9/12 भी लिख लो आप, जैसे ये 1 लाख लिखा ही हुआ है, और ये कितना लिख दो? 2 लाख इंटू 9/12 कितना हो गया? 1.5 लाख। और फिर 1.5 लाख के ऊपर सीधा 12% ही लगा दो, तो ये 18 ही जाएगा। तो इधर अपने आप तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल जब लगाओगे तो ये 2.5 लाख अपने आप, ये 2.5 लाख ही तो था, ये 2.5 लाख ही तो था। पक्का? तो यहाँ पहले से ही क्या लिख दो? बोरिंग को टाइम वेट दे दो, और फिर इंटरेस्ट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि 9/12 पहले ही हो गया तो दोबारा मत करो। लेकिन समझ गए ना बात आप? अगर क्या है, बोरिंग ड्यूरिंग द ईयर है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट भी टाइम प्रोपोर्शन पर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? टाइम प्रोपोर्शन। श्योर? पक्का? एक जनरल बोरिंग रेट निकाल के बताना मुझे, वेटेड एवरेज रेट। एक लोन है 1/4 का, दूसरा है 1/7 का, तीसरा है 1/10 का, और ईयर 1/4 से 31/3 है।
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 6% पर एनम, 12% पर एनम और 18% पर एनम। जल्दी बताओ। 1 लाख को तो 1 लाख ही लिख लूं, 2 लाख को कितना लिखूं? 9/12, 1.5 लाख आ गया। और 3 लाख को कितना लिखूं? 6/12, कितना हो गया? 1.5 लाख। और 1 लाख को 1 लाख। ये एक्सपेंडिचर नहीं है एसेट वाले, बोरिंग से है। रेट बताओ, 6, 12 और 18। अब सीधी रेट लगाओगे ना इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कर ही दिया टाइम वेट। तो ये कितना आ गया? 6,000। 1.5 लाख का 12%, 18,000। और अगले 1.5 लाख का 18% कितना आएगा? कैसे किया? कैलकुलेटर से किया क्या? मुझे लगा देखो 1.5 लाख का 12% है और 1.5 लाख का 18 है, तो ये इसका कितना पॉइंट है? 1.5 टाइम्स है ना। तो इंटरेस्ट भी तो, जब प्रिंसिपल सेम है, रेट 1.5 गुना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1.5 गुना। मुझे लगा ऐसे किया। कोई बात। 27 में, 27 और 18, 45 और 6, 51। 51 डिवाइड बाय 4 लाख। 51,000 है डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 12 पॉइंट। श्योर बच्चे? पक्का? श्योर हो ना? पक्का? नालायक। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो, इलिस्ट्रेशन 1 हो गया। क्या हो गया? सॉन्ग हंसा। सेकंड हो गया। थर्ड करवाते हैं अभी। फोर्थ पर आओ। टेक लिमिटेड ने कितने रुपए बोरो कर रखे हैं बच्चे? 30 लाख। किससे किए? एसबीआई से। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1-2 एसबीआई से कितने रुपए बोरो किए? 30 लाख। बोरिंग किसमें यूज होती है? इन्वेस्ट कर दिया उसने पैसा किसमें? अपनी सब्सिडरी कंपनी गिव लिमिटेड में। जो कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है कितने रुपए का? 50 लाख का। और अभी तक ये प्रोजेक्ट क्या नहीं हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ। टेक लिमिटेड क्या रिजोल्व कर रही है? टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन बोरिंग अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। 50 लाख पर इसने कितना इंटरेस्ट दिया है? 4 लाख। और ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर रही है। पहले तो बच्चों हम इस क्वेश्चन का समझते हैं मतलब कि क्या हो गया, किसने क्या कर लिया। टेक लिमिटेड ने क्या किया? बोरो किया। क्या एंट्री करी? कैश टू लोन। कितने रुपए का बोरो किया था? 50 लाख। ये कौन सी कंपनी है? टेक लिमिटेड। अब टेक लिमिटेड ने ये बोरो करके किसको दे दिया? सब्सिडरी को। टेक लिमिटेड ने ये बोरो करके किसको दे दिया? सब्सिडरी को। तो ये इसने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी, उसमें शेयर खरीदे। तो आप जब भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप एंट्री क्या डालते हो? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, 50 लाख। और सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है? गिव लिमिटेड। हाँ, 30 का है क्या लोन? तो इसमें घबराने की क्या बात है? देख के तुमने बताया 30 लाख, वो शीट उधर रहेगी 30 लाख, ठीक है। अब गिव लिमिटेड ने क्या किया था? तू क्या आंसर है फालतू? गिव लिमिटेड ने क्या किया? बोलो। गिव लिमिटेड को जब ये पैसे आए तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओहो, ये तो कॉन्सिक्वेंशियल एरर होती है। अब कह रहे सबको 30 लाख करो। दुनिया में जहां 50 लाख लिखा मिले सबको क्या कर देना? 30 लाख। नालायक। कितना कर दिया हमने? 30 लाख। पक्का? अब ये अलग अलग कंपनीज है। अब ये मेरी सब्सिडरी इस पर क्या कर रही है? कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाएगी इससे। ये सब्सिडरी इससे इस पैसे को किस में लगा रही है? क्वालिफाइंग एसेट। तो पहले तो ये बताओ कि बोरिंग कॉस्ट किसके बुक में आ रही है? टेक लिमिटेड। टेक लिमिटेड की बैलेंस शीट एक बार अगर मैं टी फॉर्म में बनाऊं तो इधर मान लो इसका लोन आ गया। कैश वो कह रहे 30 लाख का लिख देना आपकी बार। लोन कितने का आ गया? 30 लाख का। लोन कितने का आ गया? 30 लाख का। और
अगली बैलेंस शीट में ये लोन तो रह गया 30 लाख का, और ये कैश से इसने क्या कर दिया, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। अब गिव लिमिटेड में क्या है, बैलेंस शीट में गिव लिमिटेड में क्या आएगा, इधर बैंक बढ़ गया कितने का, और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, 30 लाख। अगली बैलेंस शीट में ये बैंक जब जब खर्चे होते रहेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर, तो क्या बनती रहेगी, क्वालिफाइंग एसेट। बोलो ना, ये अभी पूरा नहीं हुआ है तो मेरे को नहीं पता कितने खर्च हुए हैं, उसमें लिखा है प्रोजेक्ट अभी तक क्या नहीं हुआ है कंप्लीट। तो पहले तो बताओ इंटरेस्ट की एंट्री किसकी बुक में डलेगी, टेक में या गिव में, इंटरेस्ट टू कैश, ठीक। अब ये इस इंटरेस्ट को किस में ऐड करना चाहती है, इस इन्वेस्टमेंट में। ये कह रही है कि मैं कैपिटलाइज करना चाहती हूँ, इस इंटरेस्ट की अगली एंट्री क्या करना चाहती है कंपनी, इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। क्यों करना चाहती है कैपिटलाइज, ये कह रही है कि मैंने ये पैसे किसको दिए, सब्सिडरी को। सब्सिडरी ने आगे क्या लगाया, कोई प्रोजेक्ट लगाया, कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाई। तो ये तो अलग अलग देखा जाएगा ना, ये थोड़ी देखा जाएगा कि सब्सिडरी ने आगे क्या किया। बस टेक लिमिटेड को इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। तो आप मेरे को ये बताओ, टेक लिमिटेड के लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइंग एसेट है क्या, इस बोरिंग को तो इसने इन्वेस्टमेंट में लगाया है ना, वो इन्वेस्टमेंट जहां किया वो आगे कहां लगा रहा है, इससे कोई मतलब थोड़ी है। भाई आज मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, अब सब्सिडी को छोड़ो, मैंने उधार लेकर रिलायंस के शेयर खरीद लिए, अब रिलायंस आगे उसको क्वालिफाइंग एसेट में लगा रही है, तो मेरे लिए तो एंट्री इन्वेस्टमेंट ही है, मेरे लिए कोई क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी है। मैं ये थोड़ी देखूंगा आगे जिस कंपनी में मैंने शेयर खरीदे हैं वो कंपनी कहां लगा रही है, मैंने इस उधार का क्या किया है, क्वालिफाइंग एसेट किया या किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। क्या दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, नहीं। क्या दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है या नहीं, नहीं। क्यों नहीं हो सकती, शेयर खरीदने में 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, नो। चलो सर इसके तो होगा कैपिटलाइज, अरे बच्चे इसके बोरिंग ही नहीं है, इसके इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डल रही, इसने तो इक्विटी की फॉर्म में रेज किया है, तो इसके तो कैपिटलाइज। और वैसे भी क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो समझाने के लिए बना दिया कि गिव क्या करेगा, उससे पूछा नहीं है। लेकिन गिव के कैपिटलाइज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गिव के बोरिंग कॉस्ट नहीं है, और टेक के क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बताओ टेक के क्या नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट। तो टेक ने तो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए करा है, तो पहले तो ये खारिज कर देंगे हम किसके थ्रू, AS 16 के थ्रू, कि टेक के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदना क्या नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए कैपिटलाइज नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक अलग से AS है, AS 13, वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए क्या है, जो डायरेक्ट खर्चे लगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो असेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए ब्रोकरेज लगाई, तो वो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। लेकिन बोरिंग कॉस्ट कभी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये आपकी गरीबी का खर्चा है। देखो इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, चाहे ये खरीदेगा चाहे वो खरीदेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, बोलो। लेकिन बोरिंग कॉस्ट तो मेरे को इसलिए देनी पड़ी बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, ये अपने पैसे से खरीद रहा है, तो इसका इंटरेस्ट थोड़ी लगता। तो इंटरेस्ट इज योर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या खर्चा करना पड़ता है, ब्रोकरेज करना पड़ सकता है। मैं खरीदूं या जब सुबह, फिर सब पे ही लगेगा। जैसे आप डीमेट में खाता खुलवाओगे तो खाली मेरे पे थोड़ी लगेगा, सब पे लगेगा। लेकिन अब मैं कहूँ कि मेरे पास खाता खुलवाने का पैसे ही नहीं था, इसलिए मैंने उधार लिया, और उधार का खर्चा क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, नहीं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो तो आपकी गरीबी की वजह से उधार का पैसा लगा। पक्का समझ रहे हो क्या? जैसे आप कोई भी एसेट खरीदोगे तो अगर उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उधार लेकर खरीद रहे हो, तो वो उधार लेकर खरीदने वाला अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ही होता तो फिर AS 16 की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो वो उधार का खर्चा हमेशा ही कैपिटलाइज होता। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 100 रुपए की क्या खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मेरे पास क्या नहीं है, पैसे। और इस मोटू के पास क्या है, पैसे हैं, तो इसने 100 रुपए की बाइक खरीदी, तो इसकी एंट्री तो क्या होगी, बाइक टू कैश 100 रुपए। अब बाइक खरीदने में इसके कोई एक्स्ट्रा खर्चे लग गए, जैसे बाइक के बाद वो RC वारसी बनानी पड़ती है, और वो ऑन रोड आते आते महंगे पड़ जाते हैं ना, तो 10 रुपए वो इसमें कॉस्ट में क्या हो जाएंगे ऐड, वन टाइम खर्चा है, वो मेरे पे भी लगेगा। लेकिन मेरे पास लोन पैसे नहीं थे, तो मैंने पहले कितने का लोन लिया, 110। फिर क्या किया मैंने, वो पैसे किसके लिए दे दिए, बाइक के लिए। अब मेरे इस लोन पर क्या लगता है, इंटरेस्ट।
तो मैं कह रहा हूँ ये इंटरेस्ट भी अब मैं किस में जोड़ना चाहता हूँ, बाइक में। अगर ऐसा होता कि इंटरेस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ही होता तो फिर तो कोई AS16 की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो वैसे ही वो कैपिटलाइज होता। इंटरेस्ट कोई असेट को खरीदने का खर्चा नहीं है। फिर भी AS16 कहता है कि अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट क्या होता, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ही होता तो वो तो सभी एसेट्स के खर्चे हम किस में जोड़ते ही हैं, असेट की कॉस्ट में तो वैसे ही जुड़ जाता। तो इंटरेस्ट कभी भी क्या नहीं है, ये 10 रुपए क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो ऐड होंगे। तो इंटरेस्ट कभी भी क्या नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस नहीं होता है। इंटरेस्ट कभी भी क्या नहीं होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऑफ असेट। अगर वो पहले से ही होता तो फिर AS16 ही क्यों होता, वो तो फिर वैसे ही कैपिटलाइज हो जाता। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे। AS16 के अकॉर्डिंग भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और AS13 जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का है, जिन्होंने कर लिया उनको याद है, जिन्होंने नहीं किया है वो क्या है। समझो बात को कि कोई भी एसेट के खर्चे होते हैं ना, चाहे वो कोई सा भी स्टैंडर्ड हो एसेट का, वो क्या बोलेगा, अगर उसके लिए लगते हैं तो वो क्या होंगे, कैपिटलाइज। तो बट इंटरेस्ट कोई किसके लिए नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए थोड़ी लगता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आपकी गरीबी का खर्चा है, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए लगा। बोलो, पढ़ो। एज पर AS13 ये पक्का पक्का इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और सही सही नाम लिखोगे। कुछ बच्चे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कुछ बच्चे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट्स, और पूरा पूरा इन्वर्टेड कॉमा। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, एक्विजिशन करने के चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, ड्यूटीज। टेक लिमिटेड ने फंड बोरो किए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया है, 4 लाख। उसको कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्विजिशन चार्जेस, उसको एक्विजिशन चार्जेस या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हम नहीं कह सकते हैं। तो पहले तो AS13 से खारिज कर दिया, फिर AS16 से कैसे खारिज किया, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी, और शेयर्स आर रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एट द टाइम ऑफ सेल। जैसे सामने वाले ने बेचे और मैंने खरीदे उसी समय क्या है, रेडी फॉर यूज थे। सेल मतलब सामने वाले के पॉइंट ऑफ से, पक्का मैंने तो खरीदे है ना, तो मेरे लिए परचेज वाले टाइम ही क्या थे, रेडी टू यूज थे। बोलो, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो डायरेक्टर्स कैपिटलाइज करना चाहते हैं, वो सही है नहीं, कैन नॉट कैपिटलाइज। अब देखो ये सबको पता होगा बाद में कि ये कैपिटलाइज नहीं होगा, लेकिन जो इसका आंसर अच्छे से याद करेगा, इसी तरह से लिखेगा, उसके तो पूरे नंबर आ जाएंगे। और जो बस कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मोटा मोटी याद है, उसके क्या फिर आधे ही नंबर आते। पक्का, तो ये याद करोगे ना अच्छे से। अब एक इलस्ट्रेशन के अलावा सारे हो गए। ये MCQ तो कर लेंगे एक बार। अब बच्चों मेरी बात को सुनो, अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स के पैसे आपने क्या किए हैं, आइडल फंड पड़े था आपके पास, आपने करी थी स्पेसिफिक बोरिंग्स, कितने की, 10 लाख। आपने स्पेसिफिक बोरिंग करी थी कितने की, 10 लाख। और अभी वो लगे नहीं तो आपने टेम्परेरीली कहीं क्या कर दिया, इन्वेस्ट। तो आपका स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10 लाख के ऊपर रेट बाय 100, और माइनस क्या कर दोगे, 2 लाख से जो इनकम आई। मान लो बचे हुए 2 लाख यहाँ लगे, तो 2 लाख आपने इतने समय तक कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, 8 लाख तो आपके हाथों हाथ लग गए, 2 लाख यहाँ लगे, तो आपने इतने समय 2 लाख को क्या कर दिया, इन्वेस्ट। तो नेट बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज। जो स्पेसिफिक बोरिंग आपके पास पड़ी थी, आपने ले ली एक साथ, और उसके बाद क्या, उसको इन्वेस्ट कर दिया थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो काम चली अभी एक बार यूज नहीं हो रही थी, तो उसको नेट करने के बाद बचा हुआ इंटरेस्ट ही क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। टेंथ पर आओ। रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹150 crores फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट, इज इट स्पेसिफिक बोरिंग? यस। ये किसके लिए लिया है, एक बॉयलर प्लांट के लिए ही लिया है। किस रेट पर लिया इसने, 11%। प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years, तो क्वालिफाइंग एसेट भी है।
since the weighted average cost of capital is 13% per annum, the accountant of Rainbow Limited capitalizes this much for the accounting period. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप किस में पढ़ोगे? एफएम में। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? आपकी डेट की कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और इक्विटी शेयर की कॉस्ट। सर इक्विटी की भी कॉस्ट होती है, वो आर्टिफिशियली क्या मानते हैं? एक्सपेक्टेड कॉस्ट मानते हैं, और इन सब का क्या करते हैं वो? वेटेड एवरेज। CAPM मॉडल में आप निकालते हो, ठीक है, इस नाम को अंडरलाइन कर लिया करो, CAPM। जिन्होंने SFM कर, SFM में क्या FM बोलते हैं, इंटर में, फाइनल में क्या बोलते हैं? SFM। तो CAPM मॉडल के थ्रू आप क्या निकालते थे? एक इक्विटी का, वो रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू रिस्क फ्री। पढ़ा हुआ है क्या पहले? तो पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो FM वाले सिखाएंगे आपको कि ये 1 - T कर आके, तो इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट लेते हैं। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे डिवेंचर की इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज। मैं इनको क्या नहीं मानता हूँ? बोरिंग कॉस्ट, और है भी नहीं है। ये तो इक्विटी का पैसा है, दो तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो तुमने मान लिया एक्सपेक्ट करते हैं इतना, एक्सपेक्टेशन गई भाड़ में। बोलो, तो कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के बात कर रहा है ये। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद माय एज 16। पक्का? मेरे तो एक्चुअल लगेगी वही है। इक्विटी की कोई कॉस्ट होती है क्या? बताओ। इक्विटी वाले को पैसे क्या बोल कर दिए जाते हैं कि तुम्हें पक्का पक्का देंगे? नहीं, तुम्हें प्रिंसिपल तक देने की जरूरत नहीं है हमें पक्का पक्का। आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिए और आपको बदले में इक्विटी शेयर दे दिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 लाख कब दूंगा? मेरी मर्जी। लिक्विडेशन के समय दूंगा, उससे पहले कोई देने की जरूरत है? आपको होगी सर इसके ऊपर कोई रिटर्न? मैं कुछ नहीं देने वाला। मेरी इच्छा होगी डिविडेंड दूंगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप फिर भी क्यों खरीदते हो? वो शेयर महंगा हो जाता है क्योंकि मैं उस पर कमाता हूं तो। लेकिन क्या है, अगर एक कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट से रेज करती है तो क्या कह के कहती है कि तुम मजे करना, ये पब्लिक है। बेचारों ने, सबने कंपनी को क्या दे दिए? पैसे दे दिए। कंपनी के पास क्या आ गए? रुपए आ गए, और इधर क्या कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी को इसकी कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, कोई बर्डन ही नहीं है ना। कोई देना है क्या इंटरेस्ट हर साल? नहीं। कोई डिविडेंड हर साल देना है? मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मैं दूं तो दूं, नहीं तो नहीं दूं। वो आप FM में निकालते रहते हो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन की क्या है? एक्सपेक्टेशन ऐसे से कराए पक्का। तो मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट से तो कोई लेन देन ही नहीं है, ठीक है। एज 16 को किससे मतलब नहीं है? देखो ये बात तो अच्छे से तो कभी समझ आएगी तुम जब FM कर लोगे, लेकिन कसम खा लो, मार दो किसको? मोदी। CAPM मॉडल बाढ़ में गया, मेरे लिए कहाँ गया? बाढ़ में। तो कंपनी ने अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट से कैपिटलाइज कर दिया। क्यों? बारात में आई है। वेटेड एवरेज का मतलब तो हमने माना ही था इक्विटी की ये कॉस्ट है। इक्विटी की कॉस्ट कोई फिक्स है क्या? कहां से बीटे आए तुम्हारे? ऐसे से कराओ बीटे। तो मेरे को इस लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सरासर गलत है, गंदी बात। इस लाइन को तो उड़ा ही दो, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो मतलब ही नहीं है, नाम ही अच्छा है CAPM, लेकिन अकाउंट्स में काम का नहीं है। CAPM समझते हो ना? ठीक है। तो क्या है, CAPM मॉडल से जो निकालते हो वो मेरे को यहाँ कोई लेन देन नहीं है वेटेड एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। उसमें तो उन्होंने इक्विटी की भी कॉस्ट निकाली, इक्विटी 12% कॉस्ट। क्या बात बताइए, बताओ इक्विटी की कैसे कॉस्ट आ गई? मैं दूं तो दूं, नहीं दूं तो नहीं दूं। पक्का वो तो आर्टिफिशियली, या आपने क्या है मान लिया कि इनकी एक्सपेक्टेशन ये है, नालायक ना हो तो इस लाइन का तो कोई मतलब है ही नहीं। वेटेड एवरेज से कैसे कैपिटलाइज कर दी? मार दो इसको, रेनबो को मार दूंगा, इस रेनबो को मैं। वेटेड एवरेज से कैपिटलाइज करता है, नालायक ना हो तो। मेरा कितना है एक्चुअल? 11%। मैं इससे करूंगा कैपिटलाइज। और उसके बाद भी क्या कहता है, कुछ सरप्लस पैसे थे इसलिए इसने 3.5 लाख रुपए कमा लिए और क्रेडिट कर दिए P&L में। इस रेनबो ने पी ली थी दारू। जब भी बोला मैंने कि नेट खर्चा ही क्या होगा, कैपिटलाइज, ये कह रहा है कि इसको तो मैं P&L में डाल रहा हूं सरप्लस फंड को। नहीं, सरप्लस फंड मेरी बोरिंग कॉस्ट को क्या करेगा? कम। तो बताओ बच्चों, 1.5 लाख का कितने परसेंट? 11%। और सरप्लस फंड से कितना आया? 3.5। वो क्या कर दूंगा? माइनस 150 करोड़ का। फटाफट देखो, बिल्कुल ही क्या है, एड़ा है। बताओ पागल है कौन? CAPM पागल है, रेनबो पागल है? बताओ। तो 1.5 करोड़ का कितना आएगा? 11% माइनस क्या कर दूंगा? टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से आई इनकम 13 लाख को मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज। क्यों करूंगा? तो 4 साल का प्रोजेक्ट है। एंट्रियां पूछी तो नहीं है, लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे हो इसलिए मैं आपको बताऊंगा।
एंट्री बताओ पहले, इंटरेस्ट की क्या होगी, इंटरेस्ट टू बैंक कितने का 16.5, और जहां से कोई आया वो क्या कर दिया, बैंक टू इंटरेस्ट कितना 3.5, और फिर क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट कितने का रह गया नेट 13, ऊपर माइनस करा था वो घटा रहा है वापस गेला, क्वालिफाइंग एसेट टू इंटरेस्ट 13, इंटरेस्ट का खाता क्या हो गया क्लोज। पक्का ये कह रहा है इसको तो P&L में डाल दूंगा, ये भी कोई और रेट से कैपिटलाइज करूंगा, क्यों भाई तुम्हारे समझ गए। तो रेनबो पागल है, कौन पागल है, रेनबो। पक्का क्या, पैरा नंबर तो याद नहीं रख पाओगे आप और करने भी नहीं। बोरिंग कॉस्ट स्टेट्स टू द एक्सटेंट दैट फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined as actual borrowing cost, actual या weighted average, actual। आपको बोरिंग की जो एक्चुअल कॉस्ट लगी वही आएगी, ध्यान रख लेना। कह रहा है मैं इक्विटी वेटेड एवरेज पागल ना हो तो बताऊं, CAPM मोटा मैं स्क्रीन में लाके तोड़ दूंगा। एज एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस एनी इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स। पक्का। और कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, ये तो ऐसे लिख दिया जो स्पेसिफिकली नहीं है, अदर देन स्पेसिफिक वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं जहाँ से उठाए हैं पैरा बैठे। ये तो अदर देन स्पेसिफिक की क्या लेनी है, वेटेड एवरेज, जो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये तो गलत कॉपी पेस्ट हो गया बेचारों से। ठीक है, रेनबो का नाम देखते हैं गलत, रेनबो क्या है, गलत 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 बताओ। और उस बात पर तो लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट कैपिटलाइज वो P&L में गया, अच्छा लिख दिया एक तरह से यहाँ पर ही, कैसे लिख दिया कि लेस कर देना इनकम, उसको P&L में ही डालना, बोरिंग कॉस्ट में से ही क्या कर देना नेट। पक्का कर लेगा बच्चे, अब क्या कर लेगा कराए बात। अब आप किस पर 12th क्वेश्चन बच्चों होमवर्क कर लोगे क्या, पक्का कर लेना ठीक है। इसमें वो आइडल फंड वाली बात है, हो जाएगा आपसे। ये दोनों का मिक्सचर है, कैपिटलाइजेशन किसका होता है, क्वालिफाइंग एसेट का, और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे नेट। 7th पर आओ बच्चों, 7th पर। H Limited incurs borrowing cost for the purpose of construction of qualifying asset for its own use। अब चाहे ऑन यूज करे चाहे क्या करे, सेल करे, डजेंट मैटर, दोनों ही क्या है कैपिटलाइज हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ, 31 मई को। डेकोरेशन वर्क इज अंडर प्रोसेस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय नवंबर। क्या रहेगा, डेकोरेशन, जो कब कंप्लीट होने के आशा है नवंबर में। H लिमिटेड विल बी एबल टू स्टार्ट आफ्टर विच, उसके बाद ही इसको क्या करेगी यूज करेगी। H लिमिटेड वांट्स टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट इनकर्ड अप टू नवंबर। काम कब पूरा हो गया बच्चों, मई में, साज सज्जा बाकी है, उसके बाद यूज करेंगे। तो ये कह रही है नवंबर तक का कैपिटलाइज करूंगा। बताओ बच्चों बताओ, सही कहती है क्या, मारूंगा मोटू, बताओ। इन द गिवन केस H लिमिटेड शुड कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट ओनली अप टू 31 में। कल बात करी थी ना सेशन में, अगर माइनर मतलब माइनर मॉडिफिकेशन डेकोरेशन रहेगी तो हम क्या मानेंगे, सब्सटेंशियली कंप्लीट है। अब डेकोरेशन कोई काम करने की थोड़ी है, बोलो काम तो कर दिया, अब डेकोरेशन तो साज सजावट है, कितनी मर्जी कर लो। क्या चीज, ऐसे नहीं होता। अगर जरूरी का डेकोरेशन ही जरूरी है तब अलग बात है, लेकिन डेकोरेशन तो क्यों करते हैं हम, पहले दिन हम ग्रैंड ओपनिंग करना चाहते हैं और लोग अट्रैक्ट रहे। भाई आपने ये बिल्डिंग बना ली, ठीक है, अब इस बिल्डिंग का पेंट बाकी है तो वो डेकोरेशन थोड़ी होता है, वो तो बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट बाकी है। बट अब बिल्डिंग पर आप क्या करोगे, लड़ियां वड़ियां लगाओगे पहले दिन और ये सब, उसके बाद हम यूज करेंगे, तो वो डेकोरेशन है, वो बिल्डिंग की पार्ट थोड़ी है। अरे बोलो, अब जैसे कोचिंग है तो इसमें आपको जगह जगह क्या दिख रहे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं हमने, समर्थ कॉमर्स क्लासेस ये वो, तो वो बिल्डिंग बनाने का खर्चा थोड़ी है। और ऐसे थोड़ी है कि इस खुली बिल्डिंग है, आ जाओ बाहर गेट पे, सबके आगे ऊपर क्या लिखा होता है भाई, सब अपने अपने हिसाब से, कोई बहुत बड़ा मतलब डिजिटल लगा देता है, कोई फ्लेक्स लगा देता है, कुछ कर देता है, लेकिन वो अपनी दुकान शुरू करने से पहले क्या लगाता है, कुछ डेकोरेशन तो करता ही है ना, नेम प्लेट वगैरह और ये सब।
अरे हाँ या ना? तो वो कह रहा है उसके बाद यूज करूंगा, तो वो यूज से मतलब भी नहीं है मुझे, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट से आप यूज करो मत 2 साल तो भी क्या होगा, मैं तो कैपिटलाइजेशन बंद करूंगा। बोलो। तो डेकोरेशन के बिना आप यूज, भाई आपने कोई भी शॉप करी है तो आप आगे क्या करोगे? कोई डेकोरेशन वेकोरेशन तो करोगे, लेकिन वो क्या है, ऐसे ही है। एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो जगह जगह दीवारों पर क्या लगे होते हैं, सीनिया विनिया, ये सब थोड़ी डेकोरेशन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होते। नालायक। क्या चाहिए? क्या बोला? कुछ डाउट है क्या? पक्का? पहले बताओ, ये हो गया 12th, हो गया 11th, 10th, 9th, 8th। 8th पर आओ, 8th पर आओ बच्चों। हाँ बच्चों, अब 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये बाकी था। ABC लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एंटरटेनमेंट पार्क कंस्ट्रक्टेड। क्या बना रही है ये? एंटरटेनमेंट पार्क। फॉर दिस पर्पज इट हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक। द सेड पार्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल राइड्स एंड फैसिलिटीज। एंटरटेनमेंट पार्क क्या होता है? तरह तरह के झूले, अलग अलग तरह के राइड्स है इसमें, ठीक है। ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली। ये अलग झूला है अलग टाइप का, ये अलग झूला है, ये क्या है, अलग झूला है। तो क्या होगा, ये अपने अपने अलग अलग यूज हो सकते हैं। क्या पूछेगा बताओ? कैपिटलाइजेशन कब बंद करना है? 3/4 ऑफ द पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड कैन बी ओपन फॉर पब्लिक वाइल कंस्ट्रक्शन ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज कंटिन्यूइंग। बचे हुए पार्ट पर कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है? कंटिन्यू। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कंटिन्यू फॉर द होल पार्ट अंटिल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस। तो ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे का कैपिटलाइजेशन क्या रहना चाहिए? कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं? नहीं, जितना पूरा हो गया वो क्या है, कैपिटलाइजेशन नहीं करना। पढ़ो फटाफट से बच्चों। कौन सा था? The individual facilities are capable of operating independently and are ready for their intended use. Therefore, the borrowing cost shall cease to be capitalized. अब मेरी बात को सुन लो बच्चों, इनको है ना घर पे जाके आराम से 5-5 मिनट देने हैं। इन क्वेश्चंस को ऐसे नहीं है कि इनको तो करना ही नहीं है, बस कैपिटलाइजेशन कर ले। ये लैंग्वेजेस क्या करनी है? लर्न करनी है, ठीक है ना। इनको क्या करना है? लर्न। पक्का? सारे हो गए 8th तक चेक कर लिए थे, 7th 6th। कब सीज हो जाना चाहिए बताओ? जब पूरा हो जाए सब्सटेंशियली, और फिर उसमें 2 बातें और लिख दोगे। इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट्स अलग अलग यूज हो सकते हैं, तो कर लोगे ना। 5th 4th सेकंड बता, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। यस और नो? नहीं। एक्सचेंज लॉस इज एडिड। एक्सचेंज लॉस इज एडिड, व्हाई नॉट? अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है एक्सचेंज लॉस का कुछ नहीं करना, नन ऑफ द अबव। एक और याद दिला देता हूं तुम्हें फटाफट से। एक्सचेंज लॉस ऐड कर रहे थे ना कल यार, कैसी बात कर। $1 लाख का क्या लिया? लोन। यहाँ रेट कितनी है? 40। यहाँ रेट कितनी है? 50। ठीक है, 40-50 तो क्या है? एक्सचेंज रेट। और इंडिया में रेट कितनी है? 10%। और डॉलर में कितनी है? 5%। बताओ फटाफट से। $1 लाख इंटू 40 इंटू 5%। याद कराओ फटाफट से तकरीबन कितना है? अच्छा, इंटरेस्ट तो ये रेंट पे आएगा, इंटरेस्ट तो ये रेंट पे आएगा। बाहर से मैंने $1 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट उसका कितना आएगा? 5%। ये रेंट की रेट कितनी है? 50। फटाफट बताओ। अरे कैलकुलेटर निकालो, ऐसे मत करो। 2.5 लाख आएगा क्या? प्लीज कंप्यूट करना पड़ेगा आगे। 1 लाख इंटू, और लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 50 माइनस 40 कितने का पड़ गया? इंडिया में लेता तो 1 लाख इंटू 40 इंटू 10% कितने का पड़ता? 4 लाख। तो 4 लाख को पहले यहाँ अप्लाई किया था, 2.5 लाख बोलो ना, तो 1.5 लाख रुपए इसमें से कैपिटलाइज होगा।
तो यही तो एक्सचेंज लॉस है। तो एक्सचेंज लॉस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं? तो क्यों बोला नहीं हो रहा? अब उल्टी बात करते हैं। उल्टी बात का मतलब रेट कितनी हो जाए यहाँ पर, जो रिमोट चांसेस है इंडिया से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कि रेट कितनी हो जाए 38, तो क्या होगा? कितना हो गया ये? 190 हो गया पक्का। अब ये गेन हुआ या लॉस हुआ? 1 लाख इंटू 38 माइनस 40, 2 लाख का तो क्या हो गया? एक्सचेंज गेन हो गया। तो आप एंट्री क्या करोगे? ये तो बोरिंग कॉस्ट ही मानोगे, बोरिंग कॉस्ट टू कैश, और इसको क्या बोलेंगे? मतलब ये एक्सचेंज गेन है। एक बार मैं एंट्रीज करके बताऊं तुम्हें, पहले तो बताओ बोरिंग्स तो हमने बाहर से ही करी है, तो पहले दिन एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक टू लोन कितने का? $1 लाख इंटू 40, फिर ईयर एंड पे इंटरेस्ट जब दे देंगे तो इंटरेस्ट टू कैश कितने का? 1,90,000, ये वाला दिया होगा ना इंटरेस्ट। और फिर लोन को हम कम वैल्यू पर लाएंगे कि लोन की वैल्यू 38 लाख होगी, जो पहले कितने की थी? 40 लाख। तो लोन की वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी, तो क्या करेंगे हम? 2 लाख टू एक्सचेंज गेन कितने का? 2 लाख। और ये AS11 के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट का तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, वर्ड ही क्या यूज करता है? एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो लॉस को ही करना है, किसको नहीं करना? गेन को। तो गेन का कुछ नहीं करना, सही लिखा हुआ है या गलत? पहला पॉइंट वो कह रहे हैं गेन को कॉस्ट में से माइनस कर देना, लॉस को ऐड करते हो क्वालिफाइंग एसेट का, तो गेन का कुछ नहीं करना, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत हो गया? कि लॉस का भी कुछ नहीं करना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बताओ बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट किसके लिए कंप्यूट करते हैं हम? जनरल बोरिंग्स के लिए या जनरल स्पेसिफिक के लिए या स्पेसिफिक के लिए? जनरल। कैपिटलाइजेशन रेट किसके लिए लेते हैं हम? जनरल। समझ गए ना? बोलो बच्चों, समझ गए क्या? कैपिटलाइजेशन रेट कौन सी थी? वेटेड एवरेज। स्पेसिफिक की तो वो की वही कैपिटलाइज करनी है। स्पेसिफिक की तो क्या करनी है? वो की वही कैपिटलाइज करनी है ना। याद है ना? अभी तो किया है क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन पर स्टार लगाओ। इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर AS16 ऑन इन्वेंट्री कितने का है? 12,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितने की है? 40,000। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितने की है? 45। अब मेरी बात को सुनो, इन्वेंट्री कितने की है बुक में? 40,000। और इस पर अब मैं बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दूं तो वो एलिजिबल कॉस्ट कितने की है? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 52। फिर एक दूसरा स्टैंडर्ड आएगा AS2, वो मुझे क्या बोलेगा? कॉस्ट और NRV के लोअर पर लो। तो NRV कितनी है? 45। तो आप 40 से कहाँ तक ही बढ़ाओ फिर? 45 तक। बोरिंग कॉस्ट तो कह रहा है 12 कैपिटलाइज कर लो, अब वापस 52 को फिर कितना करना पड़ेगा? 45। NRV से ऊपर कहाँ जा रहे हो? कॉस्ट कितने की है? 40। बोरिंग कॉस्ट तो कह रहा है कि 12 जोड़ दो, लेकिन NRV ने ब्रेक दे रखी है कि इससे ऊपर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो किससे ऊपर नहीं जाना आपको? 45 से ऊपर। तो आप पूरा कैपिटलाइज करो या 5 ही करो, क्योंकि वो इधर ब्रेक लगा हुआ है किसका? NRV का। इन्वेंट्री कैन नॉट बी वैल्यूड ओवर NRV। तो 5 ही क्या करोगे? कैपिटलाइज। पक्का? तो कितना और जोड़ सकते हो? 5। आप जोड़ भी दो 12 का 12, 52 हो जाएगा। तो वापस किस पर लाना पड़ेगा? 45। तो फिर 7 वापस क्या करना पड़ेगा? कम। बोलो, फिर वापस 7 क्या करना पड़ेगा? कम। तो कैपिटलाइज तो 5 ही हुआ। इलस्ट्रेशन 3 पर आओ। द कंपनी हैज ऑब्टेन इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ ₹580 lakhs। कितने का टर्म लोन लिया है? 580 lakhs फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। तो मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन करना है प्लांट एंड मशीनरी का, अगर उसमें लग जाता है 12 महीने से ज़्यादा तो हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग। ठीक है, क्योंकि उस रेनोवेशन का मतलब क्या है? जैसे आप समझो कि अभी कोचिंग हम व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे थे, अब ये सारा स्टूडियो सेटअप किया है, तो ये क्या हो गया? रेनोवेशन। नई चीज़ नहीं, नई बिल्डिंग नहीं बनाई तो क्या है? तो
तो ये जो रेनोवेशन हुआ है तो ये अगर क्या इसमें टाइम लगता है तो क्या होगा, क्वालिफाइंग एसेट ही है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम कितने की है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया 406 लाख पर 58 lakhs have been advanced to supplier for additional assets and balance 116 लाख किसमें यूज किया है, वर्किंग कैपिटल में। तो 580 का कहाँ यूज किया बताओ, बोलो। 406, 58 और कितना टोटल हो गया, 580 हो रहा है क्या। अकाउंटेंट को कंफ्यूजन है, क्या है ये, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन कि कैसे अकाउंट फॉर करें टोटल इंटरेस्ट जो कितना लगा है, 52,20,000 ऑन द एंटायर लोन, टोटल पर कितना लगा है 52,20। देखो मैं इस पर श्योर हूँ कि ये कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है, क्वालिफाइंग मानते हुए। ये वर्किंग कैपिटल का है, ये नहीं होगा। ये 58 क्या है, एडिशनल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एडिशनल वर्ड, इस मॉडर्नाइजेशन का ही एडिशनल चलेगा तब तो क्या है ये क्वालिफाइंग एसेट। इस मॉडर्नाइजेशन का ही, जैसे मैंने मान लो कि अभी इसको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, कैमरा ले लिया, लैपटॉप ले लिया, पीछे का इंटीरियर सही कर दिया, लेकिन अभी भी क्या बाकी है, रिंग लाइट या वो फोकस वाली लाइट्स बाकी है, तो वो एडिशनल है। तो तब तो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, तब तो इसको क्या मान लिया जाए, क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि उसी का ही पार्ट है, तो उसको क्या कर दिया जाए, कैपिटलाइज। पक्का। लेकिन सेकंड आंसर क्या देता है, the nature of additional assets has also been considered as qualifying asset. Alternatively, the plant and machinery and additional assets may be assumed to be non qualifying। देखो पहले तो इसने टाइम नहीं दिया, इसलिए क्या कह रहा है कि पहले तो वही लिख दिया कि 12 महीने से ज्यादा लगना चाहिए अनलेस शॉर्टर। तो इस बार साफ साफ कह रहा है कि हमें पता तो है नहीं कि कौन सी क्वालिफाइंग है कौन सी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी की। अब एडिशनल एसेट अगर प्लांट मशीनरी क्या है, क्वालिफाइंग है, तो एडिशनल उसी के साथ में ही क्या होगा, क्वालिफाइंग हो गया ना, बोलो बच्चों। और प्लांट मशीनरी क्वालिफाइंग नहीं है तो क्या है, वो भी नहीं है। और आंसर देते समय ये मान रहा है कि क्या है, साफ साफ लिख रहा है कि इट इज एज्यूम दैट अबव सॉल्यूशन दैट मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। और साथ में क्या एज्यूम कर रहा हूं एडिशनल एसेट्स के लिए भी कि क्या है, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है, बोलो। और ये ऑल्टरनेटिवली क्या कह रहा है कि सब कुछ ही क्या मान लूं मैं, नॉन क्वालिफाइंग एसेट मान लूं, तो सारा ही कहां चला जाएगा, एक्सपेंस। पक्का। तो ये अब देखो किसी क्वेश्चन में तो कह देता है कि 12 महीने पता नहीं है तो क्या है, एज्यूम कर रहा हूं, और किसी में एसेट के नेचर से देख लेते हैं। तब आपको ऐसे ऐसे करना ही पड़ेगा, अब कोई इलाज नहीं है आपको एक्चुअल में। तो जब ऑफिस में जाओगे तब तो क्या होगा, पता होगा क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं 12 महीने से। तो इसने पहला आंसर तो क्या दे दिया कि प्लांट मशीनरी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैंने क्या माना हुआ है, क्वालिफाइंग एसेट। और एडिशनल एसेट उसी से रिलेटेड है, एडिशनल एसेट किससे रिलेटेड है, उसी से ही, तो फिर वो भी क्या है, क्वालिफाइंग एसेट। डिस्क्लोजर में क्या कहता है बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी करी है डिस्क्लोज करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या डिस्क्लोज करनी है, क्वालिफाइंग एसेट का कैपिटलाइज करते हैं, बाकियों का P&L में डालते हैं। मतलब ये तो सबको पता ही है। फिर नहीं, हर पढ़ने वाला सीए नहीं होता, और जो सीए होते हैं उनको भी जिंदगी भर, तुम्हें ना आज से पहले पता था ना 15 दिन बाद। तो ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है। अब इस थ्योरी को तो मैं नोट से पढ़ लेना, कोई खास बात है नहीं, क्वेश्चन तो कोई पेंडिंग नहीं है ना, पक्का। अब आओ अपने नोट्स पर, सेसेशन कैपिटलाइजेशन ये सब पढ़ लिया था। अब देखो जनरल बोरिंग्स और स्पेसिफिक बोरिंग्स, इनका हमने किस में कर लिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कर लिया था ना, जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। जनरल बोरिंग का क्या करना है, नेट इंटरेस्ट, सेविंग्स और इंटरेस्ट जो इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या करके माइनस करके क्या करना है, कैपिटलाइज। और जनरल बोरिंग का क्या करना होता है, वेटेड एवरेज रेट निकाल के, याद है ना, जनरल बोरिंग का तो वेटेड एवरेज। तो इन थ्योरी को इसको रटना मत, क्यों नहीं रटना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पार्ट पर ही आएगा। आपको सिर्फ क्या याद करना है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब ये था ना, बोरिंग कॉस्ट का मतलब ये थ्योरी में आ सकता है, ये तो पक्का पक्का लिखना ही है, चाहे प्रैक्टिकल भी आए तो भी क्या है,
क्वालिफाइंग एसेट का मतलब तो आपको नोट्स में लिखना ही पड़ता है ना, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है। तो कितना कितना तो अच्छे से याद करना है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरिंग कॉस्ट का मतलब, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब, सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब, और जब जब मतलब आए तो एग्जाम्पल लिख देना। एक ही क्वेश्चन आता है पूरे एफआर में, सॉरी अकाउंट्स में, किसका, थियरी का। ये अब नहीं पढ़ना है, कौन सा, एक्सचेंज डिफरेंस पढ़ना, मतलब कि थियरी के लिए हिसाब से याद नहीं करना है। तो वो एग्जाम्पल है, याद है क्या तुम्हें? अभी आज फिर किया है, कल भी किया था 45 और इस, तो इसको थियरी के पर्पज से याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। स्पेसिफिक को भी पढ़ना है, क्या बस पढ़ना है कि जितना लगा माइनस क्या कर दो उसमें से, टेम्पररी इनकम। तो स्पेसिफिक की नेट इनकम को ही क्या करना है, कैपिटलाइज, बस इतना याद रखना है। उसके बाद जनरल बोरिंग्स में वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, ये पॉइंट पढ़ाना रह गया, बाकी सब हो गया। कमेंसमेंट वाले को अच्छे से याद करना है, ये थियरी में पूछते हैं, कमेंसमेंट, सेसेशन और सस्पेंशन, तो इनको अच्छे से याद करना है, पक्का। अब एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट, अगर किसी भी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो रिकवरेबल अमाउंट निकालना सीखेंगे हम एस 18 में, 28 में सॉरी, और ये कभी भी क्या है, इससे ऊपर उस एसेट की एडवांटेज नहीं है। जैसे मैंने एक एसेट खरीदी कितने रुपए की, 100 रुपए की। एसेट कितने रुपए की खरीदी, 100, और इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितने का करना है, 10, तो ये 110 हो गया। बट उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट ही कितनी है, 108 है। उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट ही कितनी है, 108 है। मतलब इससे ऊपर उस एसेट का एडवांटेज आ ही नहीं सकता, इससे ऊपर उस एसेट का एडवांटेज आ ही नहीं सकता। सर ये आएगी कैसे, ये एस 28 में आएगी। इसका मतलब कि आप कुछ भी कर लो इस एसेट से, इससे ज़्यादा आप वैल्यू क्या नहीं कर सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फिर मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज करना, 8 रुपये। मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज करना है आपको, 8 रुपये। आपको कोई मतलब नहीं है भले क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट आ कितना है, 10 रुपये। तो किसी भी सूरत में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी वो किससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट से। जैसे अभी इन्वेंट्री वाले में किया था ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ऊपर नहीं जाना। हाँ। बोलो। तो अगर क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, या एनआरवी, एनआरवी वाला तो कर ही लिया। तो एनआरवी तो सिर्फ किसके लिए वर्ड यूज होता है, इन्वेंट्रीज के लिए। और बाकी एसेट्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, रिकवरेबल अमाउंट। बाकी एसेट्स के लिए क्या यूज होता है, रिकवरेबल अमाउंट। ये निकालना भी हम अलग स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे, बट उससे ऊपर नहीं जाना। अगर ऊपर जाओगे तो आपको राइट डाउन करना पड़ेगा उस दूसरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर आपने कर भी दिया, पहले क्या एंट्री डाल दी, एसेट टू बैंक कितने का, 100, और फिर आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को भी कैपिटलाइज कर दिया। एसेट टू बैंक कितने का, 10, तो एसेट कितने की होगी, बोलो ना, 110, जबकि रिकवरेबल अमाउंट है कितनी, 108। तो आपको वापस P&L में भेजना पड़ेगा कितने रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, बोलो। अब वापस इसकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए तो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द अमाउंट ऑफ राइट डाउन और राइट ऑफ इज रिटर्न बैक। अब मान लो कि बाद में इसकी रिकवरेबल अमाउंट 112 हो गई, तब क्या होगा, तब आप जो 2 रुपए को वापस भी क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज। बट वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, वो किसके अकॉर्डिंग है, दोज अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी के लिए तो आप बस क्या याद रख लो कि रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं जाना। वो हम बाकी सारी बातें किस में करेंगे, AS 28 या AS 2 के अंदर। पक्का, श्योर। चलो, लव यू बच्चों। अब इसका क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके क्वेश्चन करने। वाह।